हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल द व्यूवर्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। लास्ट टाइम हमने साइंटिफिक मेथड का टॉपिक शुरू किया था, जिसमें से पहले 3 स्टेप्स को हमने डिस्कस कर लिया था कि सबसे पहले साइंटिफिक मेथड में आपने क्या करना है, रिकॉग्निशन ऑफ साइंटिफिक प्रॉब्लम, जो साइंटिफिक मसला है उसको रिकॉग्नाइज करना है, उसको पहचानने की कोशिश करनी है। उसके बाद उसकी ऑब्जर्वेशंस करनी है, मतलब उस पर गौर व फिक्र करना है, उसे समझने की कोशिश करनी है। थर्ड स्टेप आता था हाइपोथेसिस। थर्ड स्टेप में आपने क्या करना है कि जो आपने ऑब्जर्वेशंस की हैं, जो आपको समझ आई है, उसके हिसाब से आपने एक स्टेटमेंट बनानी है। ठीक हो गया? अच्छा, तो मतलब क्या हुआ कि लास्ट टाइम हमने स्टेटमेंट तक पहुंच गए थे। स्टेटमेंट स्टेटमेंट हमने बना ली है। अब अगला काम क्या होगा? चौथा स्टेप, डिडक्शन। डिडक्शन मतलब हाइपोथेसिस में जो स्टेटमेंट आपने बनाई है, अब उसे एक लॉजिक फराहम करना है, उसे लॉजिक के साथ जोड़ना है। मतलब उसको जो स्टेटमेंट आपने पहले बनाई थी, अब उसको लॉजिकल स्टेटमेंट बनाना है, उसकी वजाहत करनी है, उसे सबूत फराहम करना है। मिसाल के तौर पर, आपके घर में चोरी हो गई, आप पुलिस वाले के पास गए अपनी एफआईआर दर्ज कराने। पुलिस ने आपसे सवाल किया कि आपको किसी पर शक है? आप कहते हो जी हाँ, मुझे फ़लाँ बंदे पर शक है। अब अगला सवाल पुलिस का क्या होगा? आपने जो स्टेटमेंट दी है कि मुझे फ़लाँ बंदे पर शक है, तो पुलिस आपसे सवाल करेगा कि अच्छा, आपको फ़लाँ बंदे पर शक है, तो क्यों शक है, उसकी वजह क्या है? तो आप बताओगे कि उसने पहले भी चोरी की है, या वो नशाई है, या जो भी, या मतलब जो भी आप उसे एक लॉजिकल रीज़न दोगे। ठीक हो गया? तो इसी तरह आप डिडक्शन में भी काम करते हो कि जो आपने स्टेटमेंट बनाई है हाइपोथेसिस में, अब उसकी आप वजाहत करोगे, उसे लॉजिकली बयान करोगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डिडक्शन की आप डेफिनेशन कैसे लिखोगे? द लॉजिकल कंक्लूजन। कंक्लूजन लिख दो या फिर रिजल्ट लिख दो। द लॉजिकल कंक्लूजन ऑफ हाइपोथेसिस इज कॉल्ड डिडक्शन। लॉजिकल कंक्लूजन ऑफ हाइपोथेसिस इज कॉल्ड डिडक्शन। ये इसकी डेफिनेशन आ गई। ठीक हो गया? मतलब स्टेटमेंट को आपने अब लॉजिक के साथ जोड़ना है। अच्छा, अब आपकी बुक में जो मिसाल दी गई है उसे देख लो। आपकी बुक में कहा गया है कि आपने कुछ प्लांट्स को ऑब्जर्व किया, तो आपने देखा कि उन प्लांट्स में डीकलराइजेशन हो गई है। डीकलराइजेशन डीकलराइजेशन मतलब उनके जो लीव्स के नॉर्मल कलर है, ग्रीन कलर है, वो ख़त्म हो गया है। प्लस स्टंटेड ग्रोथ। स्टंटेड ग्रोथ मतलब जो प्लांट्स की जो ग्रोथ है वो रुक गई है, बढ़ोतरी का अमल ख़त्म हो गया है। अब प्लांट्स की ग्रोथ भी नहीं हो रही, और साथ का जो लीव्स में जो ग्रीन कलर था वो भी ख़त्म हो रहा है। अब ये चीज़ आपने ऑब्जर्वेशन कर ली। अगला काम क्या होगा? हाइपोथेसिस बनाओगे। तो आप कहते हो कि इट माइट बी ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ आयरन। डिफिशियंसी ऑफ डिफिशियंसी ऑफ आयरन, कि शायद ये काम आयरन की कमी की वजह से हुआ है। ये आपने क्या क्या बनाई है? हाइपोथेसिस बनाई है। हाइपोथेसिस क्या हाइपोथेसिस बनी है? द डीकलराइजेशन एंड स्टंटेड ग्रोथ ऑफ प्लांट माइट बी ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ आयरन। आयरन की कमी की वजह से प्लांट्स के अंदर जो ग्रोथ है वो भी रुक गई है, और साथ ही साथ लीव्स का कलर भी ख़त्म हो रहा है। ये आपने हाइपोथेसिस बना ली। अच्छा, अब बात तो आपने कर ली, लेकिन अगर ये बात आप किसी को बताओगे, तो अगला सवाल आपसे ये होगा कि आपने कैसे बताया कि आयरन की कमी की वजह से ये काम हुआ है। तो आप क्या होगा, इसका आप क्या जवाब दोगे? आप कहोगे कि भाई ठीक है, आप उन प्लांट्स को आयरन आयरन किसी तरह प्रोवाइड कर लो, आयरन उनको दे दो। अगर उनकी दोबारा से बढ़ोतरी बहाल हो जाती है, अगर उनकी ग्रोथ बहाल हो जाती है, तो इसका मतलब वो आयरन की कमी की वजह से ही था। ठीक हो गया? तो डिडक्शन में आपने ये लिखना है, डिडक्शन डिडक्शन में आपने क्या बताना है कि अगर उस प्लांट को हम आयरन प्रोवाइड करेंगे तो उनकी नॉर्मल ग्रोथ बहाल हो जाएगी। ठीक हो क्या? अगर, तो फिर ये इसमें लॉजिक इस्तेमाल होता है। डिडक्शन में आप दो अल्फाज का इस्तेमाल करते हो, इफ़ और देन का। इफ़ और देन के ज़रिए से आप लॉजिक बनाते हो। समझ आ गई? अपनी स्टेटमेंट को मॉडिफाई करते हो इफ़ और देन की मदद से। चलो जी, अब अगले स्टेप, पांचवा स्टेप है एक्सपेरिमेंट्स। एक्सपेरिमेंटेशन।
एक्सपेरिमेंट्स के दो या एक्सपेरिमेंटेशन के दो बात एक ही है। मतलब जो आपने डिडक्शन में स्टेटमेंट बनाई है, लॉजिकल स्टेटमेंट, अब उस पर आपने क्या करना है, तजुर्बा करना है, उसको अमली तौर पर साबित करना है कि वाकई ऐसा है कि नहीं। अगर पिछली एग्जांपल को आप लेके चलो, पिछली एग्जांपल में डिफिशिएंसी ऑफ आयरन की वजह से डीकलराइजेशन हुई थी, स्टंटेड ग्रोथ ग्रोथ रुक गई थी। तो अब आप एक्सपेरिमेंट में आप क्या करोगे, उसी प्लांट को आप आयरन प्रोवाइड कर दो, उसकी सॉइल में ऐसे फर्टिलाइजर्स डालो जिनमें आयरन हो, तो अगर दोबारा ग्रोथ बहाल हो जाती है तो इसका साबित हो जाएगा कि आयरन की वाकई उसमें कमी थी। तो इसका मतलब अगला स्टेप क्या है, आप क्या करोगे, एक्सपेरिमेंटेशन करोगे। एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए से अपनी स्टेटमेंट को जस्टिफाई करोगे, उसे सही साबित करने की कोशिश करोगे। तो अब दो ही काम हो सकते हैं, या तो एक्सपेरिमेंट्स के नतीजे में आपने जो स्टेटमेंट बनाई है वो सही साबित हो जाएगी या फिर गलत साबित हो जाएगी। अगर सही साबित होगी तो आप उसे एक्सेप्ट कर लोगे, ठीक हो गया, उससे फिर कोई नतीजा निकालोगे, और अगर गलत साबित होगी तो आप उस हाइपोथेसिस को वहीं पर छोड़ दोगे, ठीक होगा। अच्छा, हाइपोथेसिस में आपको बताया था कि मल्टीपल, ज़रूरी तो नहीं है ना कि एक ही हाइपोथेसिस मतलब आपके जहन में आए, एक भी ख्याल आए, आप मल्टीपल हाइपोथेसिस बनाओगे। अब उन सब में से कोई एक ठीक होगी, वो एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए पता चल जाएगा कि कौन सी सही है, कौन सी गलत है। जो गलत है उनको छोड़ दो और जो सही है उसको एक्सेप्ट कर लो। अच्छा, अब एक्सपेरिमेंटेशन एज, जब भी आप कोई एक्सपेरिमेंट करते हो ना, तो उसमें आप दो चीज़ें करते हो, एक को हम कहते हैं एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और दूसरे को कहते हैं कंट्रोल ग्रुप। अच्छा, अब डायरेक्ट एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप के डेफिनेशन की तरफ नहीं आऊँगा, पहले आप एग्जांपल को समझ लो, फिर उनकी तरफ आता हूँ कि ये क्या होते हैं, ठीक है। मैं कहता हूँ आपके पास दो पौधे हैं, ये एक गमला है जिसके अंदर ये पौधा लगा हुआ है, और दूसरा ये गमला है। दोनों गमले बिल्कुल सेम हैं, और जो प्लांट्स आपने लगाए हैं वो भी मतलब वो भी बिल्कुल सेम प्लांट्स हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अब आपको पता है प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस होती है। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, CO2 और H2O, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलकर क्या बनाते हैं, C6H12O6, ग्लूकोज बनाते हैं। यही होता है ना, सनलाइट की मौजूदगी में, लाइट की मौजूदगी में और क्लोरोफिल की मौजूदगी में, ये काम और होता है। अब हमने प्रूव ये करना है कि वाकई CO2 के बगैर फोटोसिंथेसिस का अमल हो सकता है या नहीं हो सकता, CO2 के बगैर फोटोसिंथेसिस हो सकती है या नहीं हो सकती, ठीक हो गया। अच्छा, ये प्लांट है, अब ये दो प्लांट्स हैं, इसको आपने वाटर भी फराहम किया, H2O, साथ में CO2 भी दिया, साथ में आपने सनलाइट भी दे दी और क्लोरोफिल भी दे दी है। ये सारे वाटर भी है, CO2 भी है, सनलाइट भी है और क्लोरोफिल भी है, ये सारी की सारी चीज़ें आप इसको फराहम कर दी। अच्छा, इधर आपने इस प्लांट्स को आपने वाटर तो दिया है, इस प्लांट को वाटर तो दिया है, सनलाइट भी दे दी, क्लोरोफिल भी दे दी, लेकिन जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड, वो आपने फराहम नहीं की। बाकी ये सब चीज़ें आपने दे दी, ठीक हो गया। तो अब आप मुझे बताएं, फोटोसिंथेसिस यहाँ होगी या यहाँ होगी। ये तो नॉर्मल कंडीशन है ना, मतलब नॉर्मल जो जो भी फोटोसिंथेसिस के लिए रिक्वायरमेंट्स है नॉर्मल, आपने वो सारी की सारी फराहम कर दी, तो इसमें फोटोसिंथेसिस होगी। इस प्लांट में फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, क्योंकि CO2 ही नहीं है। CO2 नहीं है तो आगे ये सारा रिएक्शन होगा ही नहीं, फोटोसिंथेसिस भी नहीं होगी। अब आप मुझे बताएं, एक्सपेरिमेंट आपने यहाँ परफॉर्म किया है या यहाँ परफॉर्म किया है। ये तो नॉर्मल कंडीशंस थी, यहाँ पर आपने कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं किया। जो आपका असल तजुर्बा था वो इस चीज़ पर था, तो इसी वजह से इसको हम कहते हैं एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, ठीक हो गया। अच्छा, जो कंपैरिजन के लिए आपने साथ एक्सपेरिमेंटल अपरेटस रखा था उसको हम कंट्रोल ग्रुप कहते हैं, कंट्रोल ग्रुप। समझ आ गई। एक्सपेरिमेंटेशन के दौरान दो ग्रुप्स में आप एक्सपेरिमेंट करते हो, एक को कंट्रोल ग्रुप और दूसरा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। कंट्रोल ग्रुप को आप नॉर्मल कंडीशंस में रखोगे और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में जिस भी चीज़ पर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो वो चीज़ बीच में मिस होगी, समझ आ गई। अच्छा, अब शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कंट्रोल ग्रुप एंड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। तो इसका जवाब आपकी बुक में नहीं दिया हुआ, कोई तरतीब से नहीं है, ठीक है। तो वो आपको मैं यहाँ लिखवा देता हूँ कि अगर आपके पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आए तो आप उसे अटैम्प्ट कर सको, ठीक हो गया। तो उसी के साथ फिर ये स्टेप कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम तीसरे स्टेप की तरफ जाएंगे, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप। अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं तो आपने ये लिखना है कि दिस ग्रुप रिसीव्स द चेंजिंग कंडीशंस। इसको आप चेंजिंग कंडीशंस फराहम करते हो, बीइंग टेस्टेड इन द एक्सपेरिमेंट्स, जो कि एक्सपेरिमेंट के दौरान टेस्ट किया जाए। मतलब जैसे आपने अभी पिछले एग्जाम्पल में देखा, जिस प्लांट को आपने CO2 नहीं दी थी तो वो चेंजिंग कंडीशन थी ना, नॉर्मल कंडीशन से हट कर थी, तो वो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होगा।
कंट्रोल ग्रुप में दिस ग्रुप इज केप्ट अंडर नॉर्मल कंडीशंस, कंट्रोल ग्रुप को आप नॉर्मल कंडीशंस फराहम करते हो। ठीक हो गया। अच्छा, इट इज़ यूज टू सी द इफेक्ट ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल मतलब जिस चीज़ को आपने चेंज किया है, बीइंग टेस्टेड। ठीक हो गया। सी द इफेक्ट, जिस चीज़ को आपने चेंज किया है, मतलब CO2 नहीं दी थी प्लांट को, उसके इफेक्ट को, उसका क्या असर हुआ है, इसलिए आप इस्तेमाल करते हो। एंड इट इज़ यूज्ड फॉर कंपैरिजन, इसको जस्ट कंपैरिजन के लिए, मतलब नॉर्मल कंडीशंस के साथ वो जो चेंजिंग कंडीशंस है उनको कंपेयर करके आप रिजल्ट निकालोगे ना। तो ये दो ग्रुप एक्सपेरिमेंटेशन के स्टेप में दो ग्रुप बनाए जाते हैं एक्सपेरिमेंट्स के। ठीक हो गया। चलिए जी, अब अगले स्टेप की तरफ जाते हैं। लास्ट स्टेप है रिजल्ट्स। रिजल्ट्स पहले 5 स्टेप्स में आखिरी स्टेप क्या था? एक्सपेरिमेंटेशन। आपने एक्सपेरिमेंट किया, अब एक्सपेरिमेंट के नतीजे में या तो हाइपोथेसिस ट्रू साबित होगी या फॉल्स साबित होगी। ट्रू साबित होगी तो एक्सेप्ट कर लोगे, और अगर गलत साबित हुई तो रिजेक्ट कर दोगे। अच्छा, जो एक्सेप्ट करोगे आप, तो उसके नतीजे में कुछ ना कुछ तो डेटा आएगा ना आपके पास। तो इस स्टेप में आप क्या करोगे? उसी डेटा को गैदर करोगे, इकट्ठा करोगे, उसके फिर स्टेटिस्टिकल एनालिसिस करोगे, मतलब स्टेटिस्टिक्स के रूल अप्लाई करोगे, उसको उसके ग्राफ्स बनाओगे, उनके टेबल्स बनाओगे, उसको समराइज़ करोगे समरी की शक्ल में, एक खुलासे की शक्ल में। आपके पास पूरा एक डेटा आएगा, उसका आपने खुलासा बना लिया, फिर उस खुलासे को आप पब्लिश करोगे। वही खुलासा आपके असल में क्या है? रिज़ल्ट है। ठीक है, समरी। फिर उसे आप पब्लिश करोगे, लोगों को बताओगे कि मैंने ये पूरा प्रोसीजर करके, सारे एक्सपेरिमेंटेशन और हाइपोथेसिस और डिडक्शन और ये सारा कुछ करके, आखिर में साइंटिफिक मेथड का रिज़ल्ट मेरे पास क्या है, ये चीज़ मेरे पास रिज़ल्ट आई है, वो आप लोगों में पब्लिश करोगे। ठीक है, पब्लिश किया, अब क्या होगा? पब्लिश आप कैसे करोगे? न्यूज़पेपर्स को देके। ठीक है। अच्छा, मुख्तलिफ बुक्स में आप पब्लिश करोगे, इसके अलावा जो नेशनल और इंटरनेशनल मीटिंग्स होती हैं उनमें जाकर आप पब्लिश कर दोगे। अच्छा, ये आपका सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप ये इसलिए है कि आपने सारा कुछ जो साइंटिफिक मेथड है उसके सारे स्टेप्स अप्लाई करके आपको रिजल्ट निकाल लिया, लेकिन अगर उस रिजल्ट को आप पब्लिश ही नहीं करोगे, लोगों को बताओगे नहीं कि, तो क्या कब्र में लेके जाओगे? कब्र में फिर तो कोई फ़ायदा नहीं है ना, अगर आप लोगों को बताते ही नहीं हो। किसी बीमारी पर आप रिसर्च कर रहे हो, आपने उसका इलाज ढूंढ लिया साइंटिफिक मेथड के ज़रिए, अब आप लोगों को ही ना बताओ, तो फिर उसका क्या फ़ायदा? उसका कोई फ़ायदा तो नहीं होगा। तो इसलिए रिजल्ट्स और उसकी फिर पब्लिश करना, रिजल्ट्स को पब्लिश करना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है। एक आपके एमसीक्यूज़ में आएगा कि व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ साइंटिफिक मेथड, तो वो ये होगा। ठीक है। अच्छा, अगर ये स्टेप आया कि मोस्ट बेसिक स्टेप कौन सा है? मोस्ट बेसिक स्टेप जिसके बगैर हमारा गुजारा नहीं हो सकता, तो बेसिक स्टेप में याद कर लें कि वो अभी इससे पीछे जो था, एक्सपेरिमेंटेशन। एक्सपेरिमेंटेशन आपका मोस्ट बेसिक स्टेप था, और रिजल्ट्स को फिर पब्लिश करना वो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है। ठीक हो गया। तो ये दो आपके पास एमसीक्यूज थे। क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए। कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। डिडक्शन की डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है। तो इसी के साथ साइंटिफिक मेथड ख़त्म हो गया। अब अगला जो टॉपिक होगा, इसी साइंटिफिक मेथड को अप्लाई करके हम मलेरिया का इलाज ढूंढेंगे कि साइंटिस्ट को कैसे पता चला कि मलेरिया का इलाज कौन सा है, उसका कॉज ऑफ स्प्रेड, मतलब उसको फैलाओ, मलेरिया मलेरिया किस चीज़ से फैलता है, इस चीज़ को हमने कैसे दरियाफ्त किया, वो फिर इसी साइंटिफिक मेथड को अप्लाई करके हम वो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक हो गया। तो यही हमारा आज का लेक्चर था। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।